तो चलिए आज का ये जो ये छोटा-सा सेशन होगा तो मैं उसमें आपको केवल एमसीक्यू कराऊँगा और जो-जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य में हम चल रहे थे और बाकी कल हमने कुछ बुद्धि के प्रकार पढ़े थे, जिनमें मैंने आपको बुद्धि के सिद्धांत बताए थे। बुद्धि के 2 सिद्धांत होते हैं और बेसिक सी बात जो मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ, बुद्धि के तो 2 सिद्धांत होते हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उद्देश्य होते हैं, वो भी 2 ही प्रकार के होते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था, जिनमें पहला था आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा था आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके साथ-साथ जो मैंने बुद्धि के जो कल आपको 2 सिद्धांत बताए थे, उनमें वो 2 सिद्धांत कौन-कौन से थे? आपने बुद्धि के सिद्धांत लिखे थे। पहला आपने लिखा था प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, दूसरा आपने लिखा था कारकी सिद्धांत। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंदर आपने 2 सिद्धांत लिखे थे। पहला लिखा था आपने पास मॉडल जो कि जेपी गिलफोर्ड साहब ने दिया था और जो दूसरा लिखा था, वो आपने जेपी दास साहब ने दिया था, जेपी दास। और जो दूसरा आपने लिखा था, वो आपने लिखा था त्रितंत्र का सिद्धांत और इसी के साथ-साथ जो तीसरा लिखा था, वो लिखा था आर्थर जेन्सन का सिद्धांत, आर्थर जेन्सन का सिद्धांत। ये थोड़ा-सा क्विक रिकैप मैं आपका कर रहा हूँ। उसी की अगर दूसरी ओर मैं जाऊँ तो कारकी सिद्धांत में आपने द्वितत्व सिद्धांत जो कि स्पेलमैन ने दिया था, त्रिस्तरीय सिद्धांत जो कि कैरोल साहब ने दिया था और इसी के साथ-साथ त्रि-आयाम सिद्धांत जो कि गिलफोर्ड साहब ने दिया था और उसी के साथ-साथ आपने मल्टी फैक्टर थ्योरी जिसका कि कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो भी आपने पढ़ा था। अब अगर मैं बात करूँ इसके अलावा बुद्धि परीक्षण भी हमने कल पढ़े थे कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। मैंने अगर आपको बेसिक सा क्वेश्चन बताया था, मैंने कहा था कि क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धि के मूलतः कितने प्रकार होते हैं? अगर आपको ये शब्द मूलतः दिखेगा, तो आप उसमें आंसर क्या कराएँगे? 2 कराएँगे। एक होता है बुद्धि के परीक्षणों का प्रकार, एक होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है आपका सामूहिक परीक्षण। अब आप इनको लिखेंगे कैसे? ऊपर आप लिखेंगे बुद्धि परीक्षण और यहाँ पे आप लिखेंगे व्यक्तिगत परीक्षण, दूसरा आएगा आपका सामूहिक परीक्षण। अब व्यक्तिगत परीक्षण 2 टाइप का होता है, एक होता है शाब्दिक और दूसरा होता है आपका अशाब्दिक। ऐसे ही जो आपका सामूहिक परीक्षण होता है, ये भी आपका शाब्दिक और अशाब्दिक प्रकार का होता है। लेकिन जो सामूहिक परीक्षण होता है, इसमें जो अशाब्दिक परीक्षण होता है, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका निष्पादन परीक्षण, दूसरा होता है आपका पेपर पेंसिल परीक्षण। ये चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। और तीसरी जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, वो मैंने बताई थी कि बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है, वो किस अवस्था तक होता है? किशोरावस्था तक होता है। कौन-सी अवस्था तक होता है? किशोरावस्था तक होता है। और एक बुद्धि इस प्रकार की भी थी, जिसका विकास आपके उम्र के साथ-साथ बढ़ता रहता है। क्या मुझे कोई बताएगा कि वो बुद्धि का कौन-सा प्रकार था? जी, भावनात्मक बुद्धि मैंने कल आपको एक अम्मा-बुबू वाला भी एग्ज़ाम्पल दिया था कि अम्मा किसी के जाने से क्यों रोती है? क्योंकि ये भावात्मक जो बुद्धि होती है, वो बहुत बढ़ चुकी होती है। यानी उम्र के साथ-साथ जो ज़िंदगी भर जो बढ़ती रहती है, वो कौन-सी बुद्धि होगी आपकी? भावात्मक बुद्धि हम उसे कहेंगे। बाकी भावात्मक बुद्धि के 5 प्रकार भी बताए थे और किन्होंने बताए थे? गोलमैन साहब ने बताए थे। इसके साथ-साथ हमने जो बुद्धि में 2 प्रकार की वृद्धियाँ पढ़ी थी, जिनमें आपका पहली वृद्धि कौन-सी थी आपकी? लंबवत वृद्धि और जो दूसरी वृद्धि थी, वो कौन-सी थी आपकी? क्षैतिजीय वृद्धि। अब जो लंबवत वृद्धि और क्षैतिजीय वृद्धि ये शब्द हैं क्या? मैंने आपको किसमें कराए थे? बुद्धि में कराए थे। पहला मैंने जो आपको कराया था, वो मैंने आपको कराया था लंबवत वृद्धि, लंबवत वृद्धि और जो दूसरी मैंने आपको कराई थी, वो मैंने आपको कराई थी क्षैतिजीय वृद्धि, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ। लंबवत वृद्धि का मतलब क्या था? जो आपका केवल किशोरावस्था तक होती है। यानी जो वृद्धि आपकी केवल किशोरावस्था तक होती है, किसमें? बुद्धि में। बुद्धि में जो वृद्धि केवल किशोरावस्था तक होती है, उसे हम क्या कहेंगे? लंबवत वृद्धि। लेकिन जो क्षैतिजीय वृद्धि होती है, जो भी आपका ज्ञान बढ़ता है, जो भी आपके कौशल बढ़ता है और ये जीवन पर्यंत जो आपका बढ़ता रहता है, उसे ही हम लोग किसमें आएगा? क्षैतिजीय वृद्धि में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यक्ति अगर बचपन से कंप्यूटर सीख रहा है, लेकिन वो बड़ा होते-होते कंप्यूटर में कुछ नए आविष्कार कर देता है। आविष्कार करता है, तो यानी उसका जो कौशल था, वो उसका जीवन पर्यंत चला और उसने उसमें एक्सीलेंसी हासिल कर ली, उत्कृष्टता हासिल कर ली। तो यानी वो ज्ञान, वो कौशल जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, वो किस प्रकार की वृद्धि हमारी बुद्धि में करता है? वो क्षैतिजीय वृद्धि करता है। यानी क्षैतिजीय वृद्धि के कौन-कौन से भाग होंगे? ज्ञान, कौशल और जीवन पर्यंत चलने वाले ज्ञान और कौशल। अब मैं बढ़ता हूँ, कुछ जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी इसमें पुराने बच्चे जुड़े हैं, वो भी ये समझ सकें कि आने वाले पिछले 3 दिनों में हमने क्या-क्या चीज़ें कवर करी थी। ये पेपर आप सभी को ग्रुप में मिला होगा। अब मैं आज आपको ये पेपर कराऊँगा और ध्यान रखिएगा, जो-जो मैंने अभी तक बोला, उनमें से ही आपके आधे पॉइंट इसमें निकल के आएँगे। जैसा पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति को आँकने के लिए
वह यानी शिक्षक अपने शिक्षण का क्या करता है? अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति को आंकने के लिए शिक्षक अपने शिक्षण का क्या करता है? जिसको आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? मूल्यांकन। मूल्यांकन और मापन में क्या डिफरेंस होता है? मापन क्या होता है? जहाँ पे आप नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूंगा आप 1 किलो चीनी लाइए, तो आप अगर दुकानदार के तराजू में देखेंगे तो वहां पे 1000 ग्राम लिखा हुआ आता है, यानी वो चीनी का क्या था? मापन था। और मूल्यांकन क्या होता है? मैंने कहा यार ये इस व्यक्ति का व्यवहार बड़ा अच्छा है। अब मतलब जो मैंने इस तरीके से आपको बोला कि इस व्यक्ति का व्यवहार बड़ा अच्छा है, तो आप व्यवहार को तोड़ नहीं सकते हैं कि इस व्यक्ति का 2 किलो व्यवहार अच्छा है, 3 किलो व्यवहार अच्छा है, तो वो क्या होगा? आपका मूल्यांकन होगा। आकलन क्या होता है? आकलन भी एक इसी तरीके का होता है। ये भी चीजें क्या होंगी? एब्स्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है। आकलन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आपका असेसमेंट। किसी ने यहाँ पे तक कुछ पूछना हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, जो भी नए जुड़े हैं। नीमा मैम जो आज ही हमसे जुड़ी हैं, और एक सर भी जुड़े हैं नए। जी। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। शिक्षक को शिक्षण कार्य में विशेष सहायता प्रदान करती है और ये अस्पष्ट होते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शिक्षक को शिक्षण कार्य में विशेष सहायता प्रदान नहीं करते हैं। तो लक्ष्य नहीं करता था, या उद्देश्य नहीं करता था, या प्रणाली नहीं करती थी? कोई आंसर देंगे? लक्ष्य। शिक्षण को शिक्षण कार्य में लक्ष्य सहायता नहीं करते हैं, जबकि उद्देश्य सहायता करते हैं। इसका मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको दिया था कि कोई बालक अगर डॉक्टर बनना चाहता है और अगर उसने 11th 12th में बायोलॉजी ली है, तो उस बायोलॉजी लेने का, उस डॉक्टर बनने से, यानी जो 11th 12th में बायोलॉजी लेगा और जो उसका लक्ष्य होगा, वो क्लासरूम में डिसाइड नहीं होगा। क्लासरूम में बस ये डिसाइड होगा कि जो बायोलॉजी के टॉपिक हैं, सपोज अगर वो कोशिका तंत्र पढ़ रहा है, तो क्या वो उसको अच्छे से आया या नहीं आया। यहाँ पे आप AIPMT या जो उनका एग्जाम होता है PMT का, उसके आप सिलेबस को नहीं कराएंगे। आप केवल वो कराएंगे जो आपके सिलेबस में होगा। इसलिए हम उसको उद्देश्य के नाम से जानेंगे। या कोई बालक अगर पृथ्वी की गति का अध्ययन कर रहा है 11th 12th में, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बालक भूगोल शास्त्री ही बने। भूगोल शास्त्री बनना अगर उसका लक्ष्य होगा, तो उसको आगे भी कई सारी पढ़ाई करनी होगी। PhD या जो भी इसके लिए कोर्स होते हैं वो उसको जरूरी होंगे। लेकिन वो यहाँ पे बेसिक चीजें उसकी पढ़ेगा, और वो बेसिक चीजें किसके अंदर आएंगी? उद्देश्य के अंदर आएंगी। और यही उद्देश्य तो आपको टीचर क्लास में पढ़ाता है, आपको पृथ्वी की गतियां सिखा देगा। तो हम उसे ही हम क्या बोलेंगे? उद्देश्य बोलेंगे। जिनकी प्राप्ति हमको कक्ष शिक्षण के दौरान 40 से 45 मिनट के बीच में हो जाती है, वही हमारे क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। और दूसरी बात, जो उद्देश्य होते हैं वो टीचर को इस बात में भी सहायता करते हैं कि वो किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करे, किन शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करे, जिनसे बालक को समझ में आ जाए। तो ये होते हैं आपके उद्देश्य। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मानसिक प्रक्रिया जो कि हम शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में विकसित करना चाहते हैं। ऊपर को कैसे होगा? ओके। ओहो, दोबारा करना पड़ेगा। जी। जो चौथा क्वेश्चन आता है कि ये तो हो गया था ना। अच्छा। शिक्षण चरों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि शिक्षण चरों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है आपके पास निदानात्मक कार्य नहीं है, उपचारात्मक कार्य नहीं है, प्रचारात्मक कार्य नहीं है, या मूल्यांकन कार्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपने जो शिक्षण चर पढ़े, एक तो आपने पढ़ा था आश्रित चर और दूसरा आपने पढ़ा था स्वतंत्र चर, और तीसरा जो आपने पढ़ा था वो आपने पढ़ा था हस्तक्षेप चर। लेकिन ये भी एक प्रकार के शिक्षण चरों के प्रकार होते हैं। ये शिक्षण चरों के कार्य होते हैं। यानी आश्रित चर कौन कौन से कार्य कर सकता है? आश्रित चर में कौन कौन आता है? आश्रित चर होता है क्या? अच्छा, रह गया। ओके ओके। मानसिक प्रक्रिया जो कि हम शिक्षण द्वारा विकसित करना चाहते हैं। मैंने ये बता तो दिया था। अच्छा, नहीं बताया। ओके। तो ये आपको ओके। ओके मैम। ये नीचे को नहीं हो रहा पेज, थोड़ा सा। चलिए कोई नहीं। ये देखिए। पहला जो, हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन जो है, मानसिक प्रक्रिया जो कि हम शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में विकसित करना चाहते हैं, तो इस मानसिक प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है आपके पास, क्या हम इसको अधिगम कहेंगे, या हम इसको लक्ष्य कहेंगे, या हम इसको उद्देश्य कहेंगे। आपने अभी उद्देश्य में जो मैंने आपको बताया कि जो हम शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में विकसित करना चाहते हैं। अब हम शिक्षण करते कहाँ हैं? शिक्षण हम कहाँ करते हैं?
कक्षा में करते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था 40 से 45 मिनट के बीच में जो शिक्षक को शिक्षण कार्य में उसकी टीचिंग में जो मदद करता है वो क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उद्देश्य होगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षण चरों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है आपके पास निदानात्मक, उपचारात्मक, प्रचारात्मक या मूल्यांकन। निदानात्मक को हम लोग क्या कहेंगे और उपचारात्मक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेमेडियल, और निदानात्मक को ना उपचारात्मक को हम लोग बोलते हैं आपका डायग्नोज करना, और सॉरी निदान को हम लोग बोलते हैं रेमेडियल करना, और उपचारात्मक को हम लोग बोलते हैं डायग्नोज करना। डायग्नोज करना मतलब होता है किसी बीमारी का पता लगाना, और निदान करना मतलब उस बीमारी का निदान करने कर देना। और निदान कैसे करते हैं? हम रेमेडी देके करते हैं, दवाइयां देके करते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, प्रचारात्मक। अब जो बाकी ऑप्शन होते हैं ये आपको क्या दिखाते हैं? अगर शिक्षण चरों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? अभी निदानात्मक कैसे कार्य हो गया? ऑब्वियसली बात है, अगर कोई टीचर जो कि टीचर जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? आश्रित चर होता है। लेकिन जो एक विद्यार्थी होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। लेकिन ये निदानात्मक और प्रचारात्मक और उपचारात्मक का मतलब क्या है? इसका जो सही आंसर था वो मैंने आपको क्या बताया था? प्रचारात्मक है। तो निदानात्मक इसलिए हुआ क्योंकि टीचर क्या करता है, उसकी जो भी विद्यार्थियों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनका वो क्या करता है? उपचार करता है, लेकिन वो पहले उन प्रॉब्लम्स का पता लगाता है। प्रचारात्मक इसलिए, प्रचारात्मक का मतलब होता है किसी चीज को स्प्रेड कर देना। विद्यार्थी अगर आपके पास कोई समस्या लेके आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस समस्या का प्रचार कर दो और आप उस समस्या को पूरे विद्यालय स्टाफ में बता दो। तो इसलिए यही इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। उसने पूछा था कौन सा कार्य नहीं है, और ये चरों के ये कार्य होते हैं। निदान करते हैं किसी चीज का, टीचर हो या बालक हो, वो मिलके किसी चीज का निदान करते हैं। और मूल्यांकन भी टीचर पहले जब टीचर किसी चीज का मूल्यांकन करता है तभी वो उपचार या निदानात्मक तक पहुंचता है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि शिक्षण विधियां व शिक्षण युक्तियां किस वर्ग में आती हैं? शिक्षण विधियां या शिक्षण युक्तियां किस वर्ग में आती हैं? कोई मुझे बताएगा कि इसका आंसर क्या है? जी, हस्तक्षेप चर। आश्रित चर और स्वतंत्र चर, इन दोनों में क्या क्या चीजें आएंगी? आश्रित चर में मैंने आपको बताया था, और स्वतंत्र चर में, स्वतंत्र चर कौन होता है? बालक होता है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र चर होता है। लेकिन आश्रित चर कौन होता है? एक शिक्षक होता है। तो सॉरी सॉरी, ये मैं अभी ओके। जी जी। जो आश्रित चर होता है वो कौन होता है? शिक्षार्थी होता है। मतलब ये शिक्षक पे निर्भर करेगा, ये शिक्षक पे आश्रित रहेगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? आश्रित चर। लेकिन जो स्वतंत्र चर होगा वो कौन होगा आपका? स्वतंत्र टीचर होगा, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसको किसी के आश्रय की जरूरत नहीं होती है। और जो हस्तक्षेप चर होता है, ये हस्तक्षेप चर को मैंने इंग्लिश में क्या बताया था? कोई बताएंगे? हस्तक्षेप चर को मैंने इंग्लिश में कुछ वर्ड बोला था, बताओ। ये हाल है, किसी ने आपने नोट्स नहीं बनाए? क्या बोला था मैं? चलिए, आवाज नहीं आ रही, कोई बात। जी, तो आश्रित चर, स्वतंत्र चर और हस्तक्षेप चर। तो जो हस्तक्षेप चर होते हैं उसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं? किसी भी हम शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, चाहे वो हम टीचिंग एड्स के माध्यम से अगर हम बालक को पढ़ाएं, या चाहे हम लेक्चर मेथड के माध्यम से बालक को पढ़ाएं, चाहे हम ह्यूरिस्टिक मेथड से बालक को पढ़ाएं जिसको हम लोग खोज विधि कहते हैं, तो ये सभी कौन से चर के अंदर आएंगी? हस्तक्षेप चर के अंदर आएंगी। और ये जो आप सभी चर पढ़ रहे हैं ये किसके प्रकार है? क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि आश्रित चर, स्वतंत्र चर और जो हस्तक्षेप चर होते हैं ये किसके प्रकार होते हैं? तो ये किसके प्रकार होते हैं? शिक्षण के प्रकार होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि आश्रित चर, स्वतंत्र चर और हस्तक्षेप चर किसके प्रकार हैं? उसमें आपको ऑप्शन दे देगा शिक्षक के, शिक्षार्थी के या शिक्षण के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षण कार्य के। ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी में याद करते हैं तो आपको कंफ्यूज सेम वैसी होगा जैसे मुझे हुआ है। ये चीज मैंने यूट्यूब की वीडियो में भी गलत बताई थी, जो आपका आश्रित चर और स्वतंत्र चर वाला है। वहां पे भी मेरा एक गलत हुआ था, क्योंकि मैं इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल करके मैंने याद करे हैं। तो ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, चाहे मैं यूट्यूब में मैं कितनी भी बार वीडियो बना लूँ। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्रियाओं की वह प्रणाली जिसके द्वारा अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है। अब मुझे दोबारा पेज देना पड़ेगा। जी, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया ना हमारा?
अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है, क्रियाओं की वह प्रणाली जिसके द्वारा अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है, पाठ्यक्रम कहलाती है, शिक्षण कहलाती है या पाठ्यवस्तु कहलाती है। आप एक कॉमन सेंस लगाइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में उसने प्रणाली पूछा है, तो आप अब ऑप्शन को साइड करिए और आप मुझे इसका सही आंसर बताइए। शिक्षण कहलाती है, यानी क्रियाओं की वह प्रणाली जिसके द्वारा अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है, यानी जिसके द्वारा हम लर्निंग को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी शिक्षण कहलाती है। और इसी शिक्षण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग। और इसी शिक्षण से दो शब्द और निकल के आते हैं, एक आता है हमारा शिक्षक व्यवहार और दूसरा आता है हमारा शिक्षण व्यवहार। ये मैं आपको अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि शिक्षक व्यवहार क्या होता है और शिक्षण व्यवहार क्या होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 कि शिक्षण का उद्देश्य है सीखना, सिखाना या सभी। ये बताइए आप, सीखना, सिखाना या सभी। शिक्षण, हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। शिक्षण का मतलब क्या होता है? टीचिंग। टीचिंग कौन करता है? टीचर करता है और उससे बच्चा सीखता है, इसलिए इसका बेसिक सा क्वेश्चन है सिखाना। ये सीखना और सिखाना में आ की मात्रा का डिफरेंस है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 यानी अधिगम का कार्य है। ऑप्शन ए है आपके पास सीखना, सिखाना या उपयुक्त सभी। इसका बताइए। सीखना, यानी अधिगम का कार्य क्या है? सीखना, ऑप्शन नंबर ए। अधिगम को हम बोलते हैं लर्निंग, यानी बच्चा क्या करता है? अधिगम करता है, यानी लर्निंग करता है। लेकिन जो शिक्षण होता है, टीचिंग किस लिए होता है? उस बच्चे को कुछ चीज सिखाने के लिए। अब मैं बढ़ता हूँ, जो आपको मैंने इसके दूसरे साइड के पेज की भी फोटो भेज दी है या अभी भेजनी है आपको? पेज हो गया था, ये वाला पेज पे है ना? ये वाला। ये इस पेज के बाकी के क्वेश्चन है। पहला इसमें जो आपको 9वां क्वेश्चन दिख रहा है, वो आपसे पूछता है कि शैक्षिक प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम से संबंध होता है शैक्षिक उद्देश्य का, शिक्षण उद्देश्य का, अधिगम उद्देश्य का या सभी। शैक्षिक प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम से संबंध होता है, किसका होता है? शैक्षिक उद्देश्य का होता है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो कंफ्यूज हो रहे हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये आप मुझे बताएंगे। शैक्षिक प्रणाली से संबंध होता है, एजुकेशन सिस्टम से किसका संबंध होता है? जी, एजुकेशन, जो शिक्षक, जो शैक्षिक प्रणाली होती है, जो आपका एजुकेशन सिस्टम होता है, उसका संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? जी बताइए। कोई नहीं बता। देखिए, इंग्लिश में आप वर्ड जरूर याद रखें, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना इस शैक्षिक और शिक्षण आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। इसका उद्देश्य, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है, यानी शैक्षिक उद्देश्य हम उसको कहते हैं। मैंने आपको कम से कम 10 बार उसके इंग्लिश में वर्ड बता। जी, जो आपके एजुकेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टीचिंग, अगर आप ऐसे याद करें, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग में ही काम आएंगे, और जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पूरी एजुकेशन में काम आएंगे, वो पूरी एजुकेशन सिस्टम के एक जैसे होंगे। बढ़ता हूं अब मैं क्वेश्चन नंबर 10। आपके सामने है, शिक्षण क्रियाओं का आयोजन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षक शिक्षण क्रियाओं का आयोजन, यानी जो आपकी टीचिंग एक्टिविटीज होती हैं, स्काउट गाइड, एनसीसी कैंप, उनका आयोजन किसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है? जी बताइए। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसे अभी हमने पढ़ा था एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि कैटिल कल्चर परीक्षण संबंधित है। कैटिल कल्चर परीक्षण किससे संबंधित है? आपने अभी ये परीक्षण तो नहीं पढ़े, इसको भी हम करेंगे। तो कैटिल कल्चर परीक्षण किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने पहले से ही तैयारी करी है। और ऐसी बहुत सारे परीक्षण होते हैं बुद्धि के, आप जो भी होते हैं आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण, कैट कैट, ये सभी आपने पढ़ने हैं अभी। और तो ये था कुछ क्वेश्चंस। अभी मैं आपके सामने बाकी ये भी क्वेश्चंस लाता हूँ, ताकि आज मैं आपको सीट भेजूँ तो आपके समझ में थोड़ी बहुत चीजें आ जाए। बुद्धि वाला कौन है? ये वाला। ये मैं आज आपको दूसरी सीट भेजूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे।
और मैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर बता देता हूँ, आपने पढ़ा पहले भी है, लेकिन इन क्वेश्चंस में जो होगा थोड़ा सा आपको चीजें थोड़ा सा अभी हटके मिलेंगी, क्योंकि अभी आपने पढ़ी नहीं है। मैं आज बस इनको इसलिए कराने का मेरा पर्पज है, जो भी अभी नए जुड़े हैं, जो अभी 2-3 दिन से क्लासेस नहीं ले पाए थे, और वो जुड़े तो पहले थे लेकिन क्लासेस नहीं ले पाए थे, उनको बेसिक चीजें कुछ करानी थी। और ध्यान रखिए, ये वाली क्लास आपकी उन 15 डेज में काउंट नहीं होगी, इस बात का आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दें। ये वाली क्लास उन 15 डेज में काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली का विकास निरीक्षण और विश्लेषण हेतु किया जाता है। अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली का विकास निरीक्षण और विश्लेषण हेतु किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है? यानी छात्रों के व्यवहारों के निरीक्षण करने हेतु किया जाता है, या शिक्षक के व्यवहारों को निरीक्षण करने हेतु किया जाता है, या शिक्षण के व्यवहार को निरीक्षण करने हेतु किया जाता है, या सभी। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो होती है, वो आपकी शिक्षण व्यवहारों का निर्देशन करने के लिए बनी होती है। यानी इससे हम शिक्षण व्यवहारों का निरीक्षण और विश्लेषण करते हैं। शिक्षण का संबंध होता है आपका टीचिंग से, यानी टीचिंग कैसी हो रही है, क्या हो रही है, इस बारे में जो हम विश्लेषण करते हैं, वो हम आपका अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के अंदर करते हैं। और इस प्रणाली का विकास भी इसीलिए किया गया ताकि आप टीचिंग की प्रोसेस को जान पाएं, कितनी प्रोग्रेस कौन सा स्कूल कर रहा है उसको जान पाएं। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। फ्लेंडर्स ने कक्षा कक्ष शिक्षणकालीन शिक्षक तथा छात्र व्यवहारों को कितनी श्रेणी में बांटा है? फ्लेंडर्स आपने आपको पता होगा, इनका भी शिक्षक जो शब्द आया आपके उसमें उसमें बहुत बड़ा योगदान फ्लेंडर्स आपका है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, फ्लेंडर के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो फ्लेंडर ने जो कक्षा कक्ष शिक्षणकालीन शिक्षक तथा छात्र व्यवहारों को कितनी श्रेणी में बांटा है, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 श्रेणियों में उसने बांटा है। अब आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है क्या। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली आप ये समझिए कि किसी स्कूल में कोई टीचर किस किस प्रकार की टीचिंग कर रहा है, उसको मापने के लिए, उसका आकलन करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रणाली का किया गया, प्रणाली को क्या कहेंगे, आयोजन किया गया इसका, जो आपकी अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है, इसको खोजा गया। और इसी से हम लोग शिक्षण व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उनका जो विकास होता है, उनका कितना विकास एक स्कूल में हो रहा है, उनका निरीक्षण करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो अंतःक्रिया विश्लेषण विश्लेषण प्रणाली है क्या? जो टीचिंग के व्यवहारों का निरीक्षण करे। और फ्लेंडर्स का भी संबंध इनसे है, वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे कल से। तो फ्लेंडर्स ने कक्षा कक्ष शिक्षा कालीन शिक्षण तथा व्यवहारों को कितनी श्रेणी में बांटा? 10 श्रेणी में बांटा। बेसिक सा क्वेश्चन आपका बन सकता है। जी मैम जी, अभी आप सब करेंगे आगे। शाब्दिक को जी मैम। क्या कहना चाह रही मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैम जो आप कह रहे हो ना कि शिक्षण व्यवहारों को बांटा, उसने करा क्या था कि फ्लेंडर्स ने कक्षा फिर से जो शिक्षणकालीन शिक्षक तथा छात्र व्यवहारों को, जो शिक्षक का व्यवहार और जो छात्र व्यवहार था, उसको उसने आपके 10 कैटेगरी में बांटा था। उसमें जो आप कह रही हैं वो एक पार्ट है। जी मैम, अभी सही आ रही है आवाज? हेलो। जी। और तक साफ आ रही है आवाज? अभी आप लोग का जो ये वाला पेज है। जी, क्या कह रहे हैं सर? जी, कोई बात नहीं। तो जो आपका अभी ये वाला पेज है, इसको आप लोग अभी पढ़ेंगे। कल से मैं जो ये वाला पेज की जो आपको कॉन्सेप्ट लिखाने वो मैं लिखाऊंगा, ये आपने अभी पढ़े नहीं है, तब आपको थोड़ा बहुत इनमें दिक्कत हो रही है। टेंडर्स भी आपको पढ़ाया जाएगा। बस मैं आज ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अगले दिन ये कंफ्यूज ना हो कि सर ने एमसीक्यू ना कराए। और ये जो आज का दिन है, ये आपको उन 15 डेज में काउंट नहीं होगा, इसलिए आप इस बात का टेंशन ना लें। कुछ जो पुराने विद्यार्थी हैं, जिनको मैं जोड़ना भूल गया था, उन्होंने फीस पे कर दी थी लेकिन मैं उनको जोड़ नहीं पाया था, उनकी वजह से मैंने आज ये सेशन रखा है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ तो क्वेश्चन आपको आएंगे ही, क्योंकि आपने पहले तैयारी करी है। ये वाला चीज तो हो गया हमारा। अभी जब मैं आपको पेज भेजूंगा तो आप इनके नीचे देखिएगा, आपको इनके आंसर भी मिलेंगे। मैंने आंसर उसी के नीचे लिखे हैं आपकी सुविधा के लिए। ये वाला।
चलो जो भी पेज आ रहा है मैं अभी इसको कराता हूँ, क्योंकि ये आपने हर्बर्ट का सोपान तो आपने पढ़ा ही होगा, जो आपको हर्बर्ट ने 5 प्रकार के सोपान दिए थे, ये आपने पढ़े होंगे। तो इनमें से आपसे पूछता है कि हर्बर्ट का सोपान नहीं है, जो आपको पता है हर्बर्ट, जो कि आपके लेसन प्लान में काफी बार आपके आए होंगे, आपने सुने भी होंगे। तो आपसे पूछा कि हर्बर्ट का सोपान इनमें से निम्नलिखित में से नहीं है। कोई अगर बताना चाहे इसका आंसर तो बताइए। प्रस्तावना। जी। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तार्किकरण या व्यवस्था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हम इसको बाद में जाकर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्पण करना क्या कहलाता है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर या ज्ञानात्मक स्तर? ये तो आप बताइए कम से कम। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या नॉलेज? सीखे हुए ज्ञान को रिकॉल करना, मतलब प्रत्यास्पण का मतलब होता है रिकॉल करना, उसे हम क्या कहेंगे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। वो ज्ञानात्मक स्तर के अंदर आएगा। सीखे हुए ज्ञान को अगर हम रिकॉल करते हैं तो वो किस में आएगा? आपका ज्ञानात्मक स्तर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा में मूल्यांकन उपागम किसने दिया था? जो आपका इवेल्युएशन अप्रोच है वो शिक्षा में किसने दी थी? इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हर्बर्ट साहब ने दी थी। ध्यान रखिएगा, जो हर्बर्ट साहब का सोपान इनमें से नहीं है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके आप ये हर्बर्ट साहब के 5 सोपानों को आप याद करेंगे, मैं भी आपको लिखाऊंगा कल से। और शिक्षा में मूल्यांकन उपागम दिया गया, वो भी मूल्यांकन उपागम जिसको हम लोग इवेल्युएशन अप्रोच कहते हैं। आपने लेसन प्लान में अक्षर मूल्यांकन शब्द लिखा होगा, उसमें आपने लिखा होगा कि शिक्षा कि शिक्षार्थी इसी का अध्ययन कर पाएंगे, इस तरीके के जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो सभी किसमें आते हैं? आपके मूल्यांकन उपागम में आते हैं। और ये मूल्यांकन उपागम को दिया किसने था? हर्बर्ट साहब ने दिया था। चलिए ये वाली सीट में तभी कराऊंगा जब मैं आपको ये वाला पेज करा दूं पूरा। अभी जो पेज था मैं इसको करा दूंगा। ब्लेंडेड साहब वाला कुछ पता। हाँ। कोई मुझे आरटी का फुल फॉर्म बताएंगे? आरटी का फुल फॉर्म। जी, कोई मुझे आरटी का फुल फॉर्म बताइए, आरटीई। जी बताइए मैम। राइट एजुकेशन। जी मैम, और कोई बताना चाहेंगे? देखिए मैं आपको पहले वही चीज दिखाता हूँ। अगर आपका ये आता है कि आप इसका फुल फॉर्म बताइए, आरटी का फुल फॉर्म बताइए, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये मैंने अभी ये नेट से सर्च किया है, तो आरटी का फुल फॉर्म अगर आपको राइट टू एजुकेशन भी दिया हो और आपको दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हो, राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो जो इसका पूरा फुल फॉर्म है वो ये है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आज की मैंने यूट्यूब वीडियो में भी ये पूछा और ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, और उसमें इसका क्वेश्चन जो इसका आंसर दिया है वो ये वाला आंसर सही दिया है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में आप देख लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में इसका आंसर सही कौन सा होगा? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। मैं ये वाली सीट में था, ये वाली सीट को अब मैं करता हूँ कि शिक्षक वार्ता यानी टीचर्स टॉक वाला छात्र वार्ता संबंधित है। शिक्षक वार्ता छात्र वार्ता संबंधित है। शिक्षक वार्ता यानी टीचर टॉक, छात्र वार्ता यानी स्टूडेंट टॉक, ये किससे संबंधित है? जॉन डीवी से संबंधित है, मारिया मोंटेसरी से संबंधित है या फ्लेंडर्स से संबंधित है? जी मैम, किससे संबंधित है? फ्लेंडर्स से। आपने पढ़ा है। तो शिक्षक वार्ता और जन टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक, ये भी टर्मिनोलॉजी आप इसमें देखेंगे, फ्रेंडर्स के सिद्धांत में देखेंगे। फ्रेंडर्स ने जो डिवीजन करे थे उनमें आपको ये देखने को मिलेगी। उसने शायद 10-10 सेकंड का टाइम सभी को दिया है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अध्यापक का संप्रेषण उसकी के द्वारा परखा जाता है। अध्यापक का संप्रेषण उसकी सृजनात्मकता के द्वारा परखा जाता है, धारा प्रभाविता के द्वारा यानी इफ्लुएंसी के द्वारा परखा जाता है, या प्रभाविता प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस के द्वारा परखा जाता है। इसका आप आंसर दीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अध्यापक का जो कम्युनिकेशन होता है वो उसका उसका मेजरमेंट किससे करेंगे? क्या उसकी कम्युनिकेशन में कितनी क्रिएटिविटी है उस तरीके से करेंगे, या उसकी कम्युनिकेशन में कितनी फ्लुएंसी है, क्या हम उसके द्वारा उसकी कम्युनिकेशन का इवेल्यूशन करेंगे, या उसकी इफेक्टिविटी कितनी है?
इसका सही आंसर क्या होगा? जी, चौथे का आंसर क्या होगा? सी यानी प्रभावशीलता। अध्यापक का संप्रेषण हम उसकी प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस के द्वारा करते हैं। सृजनात्मकता वर्ड आपको यहाँ पे सीटेट की तरफ प्लीज आप मत करिएगा, बस वहाँ पे सृजनात्मकता दिख रहा है, पॉजिटिव दिखा तो वही टिक कर दिया, 1 नंबर फिसल जाएगा आपका। तो ये है क्या इसका राजू? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विषयों को पढ़ाते समय मूलभूत या आधारभूत प्रत्यय को स्पष्ट करने हेतु आवश्यक है। विषयों को पढ़ाते समय मूलभूत या आधारभूत प्रत्यय यानी कॉन्टेक्स्ट को स्पष्ट करने हेतु आवश्यक है। क्रियात्मक शोध आवश्यक है, संदर्भगत दक्षता आवश्यक है, या गहन अध्ययन आवश्यक है। क्रियात्मक शोध जिसको आप एक्शन रिसर्च कहते हैं, संदर्भगत दक्षता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेक्चुअल नॉलेज हम जिसको वो कहते हैं, और गहन अध्ययन जिसको हम डीप स्टडी कहते हैं। क्वेश्चन आप ढंग से पढ़िए कि विषयों को पढ़ाते समय मूलभूत या आधारभूत कंटेक्स्ट को स्पष्ट करने हेतु आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं, तो वो कह रहा है कि पृथ्वी का अगर आपने बेसिक चीजें बतानी है तो उसके लिए क्या आवश्यक है। क्या हम उसके लिए क्रियात्मक शोध करेंगे, या हम उसके लिए उसकी कंटेक्चुअल नॉलेज रखेंगे, या हम उसकी गहन अध्ययन करेंगे? जी कोई बताइए। जी मैम, ये क्या होता है संदर्भगत दक्षता थोड़ा सा? जी और कोई बताना चाहेंगे? देखिए, जो इसका सही आंसर है, मैम ने सही कहा कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी ऑप्शन नंबर बी का मतलब क्या है? संदर्भगत दक्षता यानी जो आपका कंटेक्चुअल नॉलेज होती है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी चीज विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो हमें उसकी कोरिलेट करने की आदत होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर हमने पृथ्वी की गति के बारे में विद्यार्थी को बताना है, तो जरूरी नहीं है कि अगर हम विद्यार्थी से कहेंगे पृथ्वी बाईं से दाईं की ओर चक्कर लगाती है, या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो बालक उसको समझ पाए। आप उसको और किस तरीके से समझा सकते हैं? आप दो बालकों को और लाके अपना बीच में खड़े होके उनको आप चारों ओर अपने घुमा सकते हैं, तो इस तरीके से आपके बालक समझ सकते हैं। यानी संदर्भगत दक्षता का मतलब होता है कि हमने बच्चे को कैसे समझाना है, हमारे पास तो छोटे छोटे पॉइंट्स होने चाहिए, यानी जिनका हम रेफरेंस बच्चे को दे सकें। तो उसे हम कहते हैं संदर्भगत दक्षता। किसी भी चीज को समझाने के लिए हमारे पास उसको कोरिलेट करने की चीजें होनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि बुद्धि के सिद्धांत भी जो मूलतः दिए गए थे वो आपके दो प्रकार के दिए गए थे, और बुद्धि के परीक्षण भी कितने प्रकार के दिए गए थे? दो प्रकार के दिए गए थे। बुद्धि के सिद्धांत भी दो प्रकार के दिए गए थे, और वहीं शैक्षणिक उद्देश्य भी कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो ये मैंने क्या करा, एक दूसरे को रिलेट कर दिया, इससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो यही होता है आपका संदर्भगत दक्षता। ये क्वालिटी होना, उसी को हम लोग कहते हैं संदर्भगत दक्षता। एक तरीके से बच्चे को नहीं आ रहा है तो आप उसको कोरिलेट करके बता दें। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। अध्यापन कार्य कराते समय जटिल संकल्पनाओं को सरल ढंग से स्पष्ट करने की दक्षता होनी चाहिए। अध्यापन कार्य कराते समय जटिल संकल्पनाओं यानी जो आपके टिपिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको सरल ढंग से स्पष्ट करने की दक्षता होनी चाहिए। वो विद्यार्थी में दक्षता होनी चाहिए, या केंद्र बालक में होना चाहिए, या अध्यापक में? जी और कोई? जी, छठे का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक में होनी चाहिए। ये आप देखिए किस तरीके से बेसिक क्वेश्चन बने हैं। बस इन्हीं लैंग्वेज का खेल है, ये बीएड की बुक की लैंग्वेज है, ये नेट से कॉपीड क्वेश्चन नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखिए। और यही लैंग्वेज जब हम वहाँ पे प्रेशर में पढ़ते हैं ना, तो हम कुछ और ही देखते हैं इनको। अब जैसे ऊपर आया था संदर्भगत दक्षता, क्रियात्मक शोध, हमें उस समय ये भी नहीं याद आता है कि क्रियात्मक शोध तो एक्शन रिसर्च होता है, गहन अध्ययन तो आपकी डीप नॉलेज होती है। तो आप इन चीजों को समझिए, और पहले आप क्वेश्चन देखिए, वहां पे लिखा था विषय को पढ़ाते समय। अब वहां पे अगर पढ़ाते समय लिखा है तो यानी वो ऑन द स्पॉट की बात कर रहा है, तो वहां पे गहन अध्ययन आदमी कैसे कर लेगा, और वहां पे शोध आदमी कैसे कर लेगा? तो वहां पे उसकी दक्षता ही काम आएगी, जो उसकी प्रोफिशिएंसी होगी। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लघु समाज कहा जाता है। लघु समाज किसे कहा जाता है? परिवार को, पड़ोस को, या विद्यालय को? ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय को कहा जाता है। मैम सुन पा रही हैं आप? लघु समाज किसे कहा जाता है? विद्यालय को कहा जाता है, ये आपकी बीएड की बुक में दिया है। परिवार तो समाज का ही एक भाग है, लेकिन जो लघु समाज है, यानी अगर बालक परिवार में रह के सीखता है, तो हम कहते हैं कि बालक अभी समाज में रह के चीजों को सीख रहा है।
क्योंकि उसका परिवार समाज के बीच में होता है। लेकिन जब बच्चा विद्यालय में चले जाता है तो विद्यालय उससे क्या मिलता है, यहाँ पे लघु समाज मिलता है। समाज में उसको सभी लोग मिलते हैं, चाचा ताऊ, अपने जो भी होते हैं उसके पापा मम्मी, वो सभी समाज का अंग हैं। लेकिन विद्यालय में उसको वो न मिलके वो एक फिक्स लोगों के बीच में वो घिरा रह जाता है, तो उसे हम कहते हैं लघु समाज। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में मैं फिलहाल इतना ही। और फिर से मैं कल कुछ जो हमारा बुद्धि चल रहा था हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों सीट्स मैं आपको भेज दूंगा। उम्मीद है जो लोग आज ही जुड़े थे उनको थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हमने एक तारीख से क्या क्या चीजें करी है उनके बारे में समझ आया होगा। और ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं भी अभी कंफ्यूज होता हूँ, तो आप भी उनमें कंफ्यूज ना हो। और इंग्लिश में वो चीज याद हो पा रही तो आप उन्हें इंग्लिश में याद करिए। जैसे वो इंडिपेंडेंट चर, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे मैंने अभी आपको संदर्भगत दक्षता बताया, ये शब्द आप 100% लीजिए, आप अपने एग्जाम में भूल सकते हैं। इसलिए आप इसको कंटेक्चुअल नॉलेज करके आप इसको याद रख सकते हैं। कंटेक्चुअल नॉलेज का मतलब जो चीज के कंटेक्स्ट में बोली जाती है। तो चलिए लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। और रिकॉर्डिंग अगर आपको उपलब्ध होगी, अगर इसमें शेयर का ऑप्शन होगा तो आप प्लीज मुझे भेज दीजिए, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिल पा रही। काफी लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने फीस दिया लेकिन उनको रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही। तो चलिए, थैंक यू आज के लिए।